नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सीएनबीसी आवाज दरअसल 18 साल पूरे कर चुका है और इन 18 सालों में हमने देखा है कि एक सपना हर किसी का होता है अपने घर का, और इसी सपने को साकार करने में मदद की है और हमेशा आपके पीछे खड़ी रही है देश की सबसे बड़ी होम फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड। हमारे साथ आज केकी मिस्ट्री साहब जुड़ रहे हैं जो कंपनी के वाइस चेयरमैन और CEO हैं। मिस्टर मिस्ट्री, शुक्रिया इस मौके पर हमारे लिए समय निकालने के लिए। हमने पिछले 18 सालों में आपसे कई दफ़ा बात की है और साथ में हमने भारत की इस अर्थव्यवस्था के कई तेज़ी और मंदी के साइकिल्स भी देखे हैं। एक चीज़ यूनिक अब की बारी ये है कि जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन, रिसेशन का डर है, भारत की इकॉनमी थोड़ी सी रिजिलियंट दिखाई दे रही है। उसी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। अब की बारी भारत में ऐसा क्या खास है जो हम दुनिया से थोड़े से हटकर थोड़े से संभले हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो कोविड की जो सिचुएशन थी, जब पूरी दुनिया में क्रिएटेड सो मच ऑफ पैनिक एंड सो मच ऑफ स्ट्रेस, इंडिया में वी हैंडल्ड इट एक्सट्रीमली वेल। whether it is on the part of RBI, whether it is on the part of the government, हमने बहुत अच्छी तरह से वो full COVID situation handle की। We made sure that vaccination drive was so successful. Number one, number two, we made sure that there was enough liquidity in the system कि कोई भी कंपनी को दिक्कत नहीं हुई। Everyone was able to sort of ride the wave. तो हमने बहुत कुछ किया था from a regulatory standpoint, from a government standpoint, which stood us very well during COVID. So this is the role of the government and the regulatory body. But structurally, India के अंदर we have a young population, we are a domestic economy. हमारा reliance जो होता है with foreign entities is much lesser than most other countries. जी. We are so much dependent largely on what is happening within the country. So because the structural demand for everything in India is so strong, we came out very strongly. और जैसे जो लॉकडाउन लिफ्ट हुआ था sometime in May of 2020, almost very soon after that we started seeing the economy beginning to bounce back, and with every passing month we started seeing that the growth numbers in the economy were getting stronger and stronger, whether it was in terms of tax collections, GST, demand for money, credit demand, consumption and so on and so forth. मिस्टर मिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है, एक हम ऐसे मोड पर आ गए जहाँ पर दुनिया भर में वो टाइटनिंग शुरू हो चुकी है और इतनी टाइटनिंग शायद पिछले कुछ सालों में हमने एक साथ आती हुई नहीं देखी है। तो उससे अगर कुछ लर्निंग लेनी हो, हम कितने रेजिलिएंट रहेंगे? ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड पेंट अप डिमांड था, लोगों ने भरकर पैसा खर्च किया और चाह थी उसको फुलफिल करने की, लेकिन इस टाइटनिंग रेट एनवायरनमेंट में ये डिमांड फिर कितनी टिकेगी? देखिए, सबसे पहले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो टाइटनिंग इंडिया में हो रही है इज मच लेसर देन व्हाट यू आर सीइंग फॉर एग्जांपल इन द US. और अगेन दिस गोज बैक टू द कोविड टाइम कि कोविड टाइम में वी डिड नॉट ब्रिंग द you see the US went overboard. Most of the Western countries went overboard in terms of printing notes, pumping liquidity in the system, and all that caused runaway inflation. So आप US, UK, Europe में देखें, these countries are not used to inflation, and suddenly you saw inflation getting completely out of control. India में हमने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया. Inflation never went out of control. Yes, tightening is happened, but tightening is happened from a very low level of interest rates. जो हमने कोविड टाइम में interest rates में low आ गए थे और उस low base से rates are going up. So you are saying कि tightening is there, but yes, tightening is there from an extremely low base. Now, अगर आप टाइटनिंग की भी बात करें ना, तो if you take housing loans, आपने शुरू में बोला कि housing loans for so many years you are seeing that there is a structural demand for housing. आपको viewers को ये समझना चाहिए कि housing loan is a 15-year loan. कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं बोरो करता है. People borrow for 15 years. और कोई भी कहीं भी फिक्स्ड रेट 15 years का आपको प्रोडक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा. Everyone gives floating rate. जी हाँ. You cannot fix interest rates for 15 years. It is not possible. तो फ्लोटिंग रेट अगर आपकी लोन है तो इन अ कोर्स ऑफ 15 years आपको मिनिमम 3 या 4 साइकिल ऐसे आएंगे जब ये रेट्स नीचे आ जाएंगे और फिर वापस रेट्स ऊपर जाएंगे. तो वेदर यू आर टेकिंग लोन टुडे व्हेन रेट्स आर हाई और
6 months ago or 9 months ago when rates are low, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. Because over that period of the next 15 years, you will have cycles of rates going up and rates going down. So rates going up, yes, it has a sentimental impact. Sentimentally, people feel कि should we buy something at this point of time? But structurally, इतना फर्क, economically इतना फर्क नहीं पड़ता. तो आपको क्या सेंस मिल रहा है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अपनी टीम से जब बात करते हैं तो एक अंदाजा लगता है कि ऑन ग्राउंड डिमांड की सिचुएशन क्या है. कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी पर इम्पैक्ट आया, कुछ लोगों के लिए डिमांड जो शायद अब थी वो थोड़ी सी टल गई है कि मुझे नहीं लगता कि 6.5 में अगर मुझे लोन मिल रहा था तो मैं 8.5-9% के आसपास क्यों लूं. क्या ये अफोर्डेबिलिटी और ये डिमांड थोड़े समय के लिए मार्केट से बाहर निकल सकती है, या फिर रहेगी बट उतनी पीक पर नहीं रहेगी जितना शायद हमने 2021-22 में देखा था? पहले तो 21 में जो डिमांड थी, शुरू में जो डिमांड थी, वो थोड़ी बहुत पेंट अप डिमांड थी. वो पेंट अप डिमांड तो अभी सिस्टम से निकल गई. फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स, आई थिंक द लास्ट 6 months, 8 months, the demand has been actual demand for newer and newer, and it's no longer a pent up demand situation. हमने देखी है कि whenever interest rates go up, temporarily for a short period of time, शायद 7 days, 15 days, थोड़ी बहुत आपको you start seeing that the number of new applications coming down slows down a little bit. But this is a very temporary impact. Housing is a very long-term product, number one, which I explained to you. But more importantly, housing is a product that you need because it's a basic necessity. अगर आपका फैमिली को हाउस अच्छा लगा, they like the property, if the property is affordable in the context of your income, and most importantly, if your job stability is strong, and today job stability in India is very good, then you not hesitate buying a house just because interest rates are 1 or 2% higher than what they were 2 years ago when they were, or 1 year ago when they were at their lowest. Because historically 15 साल में ये सब adjust हो जाता है. Rates will go up, rates will go down, and it'll all get adjusted. So most important is the feel-good factor in the economy, which is extremely strong at this point of time. Job security, जो बहुत अच्छी है आज marketplace में, and that is what is improved, and the improved sentiments is what is causing demand for everything. I'm not talking only housing loans, it's across the board. तो इस समय जो हमारा रेपो रेट है, क्या आपको लग रहा है चांसेस है जैसे शायद फेड 1-2 और साइकिल्स बढ़ा सकता है रेट की, उसी से तालमेल बिठाने के लिए शायद आरबीआई गवर्नर पर भी प्रेशर रहेगा कि अगर ग्लोबल बढ़ रहा है तो हम भी थोड़ा सा बढ़ा के रखें, और ऑफ कोर्स हमारे लिए दूसरा प्रेशर है कि हमें करेंसी को भी संभालना है. कितनी और रेट हाइक्स आपको लग रहा है आती हुई दिखाई दे सकती है, ताकि दर्शक भी प्लान कर ले अभी घर लेना है या फिर आगे के लिए टालना है? आपने बिल्कुल सही बताया कि इंडियाज रेट हाइक्स इज नॉट ओनली फॉर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन तो मेरे हिसाब से कंट्रोल में बाय एंड लार्ज हैज कम अंडर कंट्रोल. आई डोंट सी टू मच ऑफ अ कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन एनीमोर. इट्स मोर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी टू द रूपी, क्योंकि व्हेन फेड इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, normally you would see outflow of money out of the country. Agar outflow hua out of the country, then the rupee comes under some degree of pressure. Rupee then, rupee depreciating adds a little to inflation, because jo oil hum log import kar rahe hain, we are paying a higher rupee price for importing that oil. So thoda bahut to, if Fed increases interest rates, let's say going forward twice by 50 basis points, let's take the worst option. This I think is the worst option. It won't be more than that. Then possibly RBI could look at another 25 basis points hike in interest rates in the course of time. But जो interest rate अगर जो भी बढ़ना था, 90% of the interest rate increase is already factored in today. ओके, दैट्स गुड टू हियर कि यहाँ से आगे और इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा झटका नहीं लगेगा. लेकिन इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का जहाँ पर डिमांड पर या फिर थोड़ा डिसीजन मेकिंग में असर आता है, इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों की बोरोइंग कॉस्ट पर भी आने लगा है? और ऐसी स्थिति में फिर आप जैसे कंपनीज अपने पूरे बेस को स्केल करने के लिए क्या कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने मार्जिन्स को बनाए और उसको बेहतर रखने के लिए क्या करते हैं? So पहले तो margins तो generally we try to keep margins at a flat level. We don't try to suddenly increase margins or let margins fall too much. Cost of funding goes up as interest rates go up in the system. Cost of funding goes up for everyone. If cost of funding goes up for everyone, it is offset by higher lending rates. So margin
होता है, स्प्रेड होता है, वो ब्रॉडली 5 basis points ऊपर नीचे it will keep happening, but broadly it will remain within a fairly narrow band in which margins have been all these many years. So मुझे तो नहीं लगता है कि इतना कुछ मार्जिन पे प्रेशर आना चाहिए या डिमांड पे प्रेशर आना चाहिए बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हाई। आप केकी साहब, एक चीज हमने देखी थी, एंड स्पेशली मैं बात कर सकती हूँ पिछले 18-20 सालों में जो भारत में हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो थी वो हम देखते हैं करीब 8.5 से 9.5% के आसपास थी, और इसमें जो एवरेज बोरो या होम बायर की जो एज थी वो 35 इयर्स थी। बट इन द लास्ट 3 years, courtesy to the startup culture, क्योंकि कई सारे नए लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं, उनको अच्छे खासे ESOPs मिल रहे हैं, पैसा बन रहा है, तो वो एज भी घटी है। अब पहले कहा जाता था कि वो शायद फ्रॉथ है, क्या आप उसे अभी भी फ्रॉथ कहते हैं, या फिर वो होम बायर की जो 35 साल पहले 35 से 37 साल की उम्र थी वो वाकई में घट गई है और लार्जली वो इनकम है इनके पास इसीलिए खर्चा हो रहा है? देखिए, तो अभी तो इवन टुडे द पर्सन बाइंग अ होम इन इंडिया इज स्टिल someone who's over 35. The average age of a home buyer in India is still about 36, 37, 38 in that ballpark. तो इट्स नॉट के स्टार्टअप होने से 20 साल या 25 साल में पीपल आर बाइंग हाउसेस। सी, कल्चरली हमारे इन आवर कंट्री, एंड इट्स अ वेरी गुड कल्चरल थिंग दैट वी हैव, is that usually you will find that couple after they get married stay with the boy's family for a few years, then they get children start growing up, they start needing their own independence, and that is the time people look to buy a house. So structurally जो demand होती है housing के लिए, वो in the olden days 20-25 years ago would have started at the age of maybe 40, 42, 43. Today it has come down to that 36, 37 year age. तो perhaps जो बीच में हमने देखा था कि 25-26 साल के लोग जो घर खरीद रहे थे, शायद एक थोड़ा सा एबरेशन था, या फिर अभी भी वो संख्या कम है? वो संख्या बहुत कम है। It is not that nobody buys a house when it's 25. ऐसा नहीं। Of course, there are people who buy a house when they are 25 and 27 or 28, but that number of people is much lesser. The average अगर आप देखने को गए तो still around 36, 37 years. एंड इत्तेफाक से सर, मैं 27 साल की ही थी जब मैंने घर का लोन लिया था, एंड फिंगर्स क्रॉस थिंग्स हैव बीन गोइंग वेल। बड़ी हिम्मत लगी थी तब, लेकिन अच्छा मौका मिला और मिल गया, और एक अच्छे रेट पर लोन मिला, और उसके बाद हमने देखा वो 14% तक का भी दर गया था। वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, फटाफट लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर एक बेहद खास चर्चा। CNBC आवाज के 18 साल पूरे होने के मौके पर मेरे साथ जुड़े हैं HDFC लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री। अच्छा, ये बताइए, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि 2014 में जो एवरेज होम सेल्स थी, दे वर नियरली अबाउट 3.46 लाख। 2022 में वो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दिए हैं। इट्स क्रॉस द 3.64 लाख, और ये टॉप 7 सिटीज के आंकड़े हैं। अब ये टॉप 7 सिटीज में कितनी डिमांड लार्जली मेट्रोज की है? क्या वही आपके लिए मार्केट बना है, या फिर जैसे जैसे इकोनॉमी की रफ्तार भी बढ़ी है वो मार्केट मेट्रो से नॉन मेट्रो, फिर टियर 1 टियर 2 में काफी बड़ा हो चुका है और बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है आपको? So देखिए, जो मेट्रो नॉन मेट्रोस प्लेसेस है, द टियर 2 एंड द टियर 3 टाउन्स एज यू सेड, वहां से डिमांड हैज बीन वेरी स्ट्रांग फॉर द लास्ट 5 or 6 years. I would say 2014, 15, 16 से जो डिमांड जो शुरू हुई है, that has continued till the time till the time we speak today. But जो मेट्रोस थे, the Mumbai's, the Delhi's, in those places डिमांड थोड़ी स्लो हो गई थी between 2017 to 2019. And then with the advent of COVID, with so many other things which happened, affordability improved significantly. In a matter of 3 years, prices did not go up, income levels went up, so that improved affordability. Government started giving incentives to people to buy a house. So ये सब मिला के from 2020 onwards, even the metros have started seeing similar kind of growth. So 17, 18, 19 growth was more in the tier 2, tier 3 towns. In 21, 22, the growth, the tier 2, tier 3 town growth has continued the way it was before. But the tier 1 towns, which had seen a slowdown, those places, those cities are seeing a pickup, a sharp pickup.
मिस्त्री जी, एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, जब हम सारी कंपनियों के नतीजे पढ़ते हैं, स्पेशली एफएमसीजी कंपनियां, ऑटो कंपनियां, दे आर अ बिट ऑफ अ बैरोमीटर की एग्जैक्ट डिमांड की सिचुएशन क्या है। तो हमने ये एक चीज नोटिस की थी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अर्बन मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ है जो आप कह रहे हैं, रियल एस्टेट में भी देखने को मिली, लेकिन जो मास मार्केट है वो अभी भी थोड़ा सा संकोच कर रहा है, इतना पैसा नहीं खर्च कर रहा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स नहीं बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इज दैट अ वरी इवन फॉर द हाउसिंग सेक्टर? क्या वहां पर भी आपको इस तरह के साइंस देखने को मिल रहे हैं कि ग्रामीण इलाके, पिछड़े इलाके, रूरल मार्केट में इतना पिकअप नहीं है जितना शायद अर्बन इंडिया में है? एंड हाउ लॉन्ग विल दैट डिमांड टेक टू कम बैक? सो टियर 2 टियर 3 टाउन्स, जो छोटे टाउन्स होते हैं जहां हम लैंड कर रहे हैं, वहां पे तो डिमांड जैसा था वैसा ही है। इट्स नॉट कि आपको कोविड के बाद कुछ एकदम स्लो डाउन हो गया, नथिंग लाइक दैट। सो ग्रोथ टियर 2 टियर 3 टाउन में जितना पहले था उतना ही है, थोड़ा बढ़ा है, बट द टियर 1 cities, as I told you earlier, have seen a much faster growth. Now, the other industries में भी कुछ और फर्क पड़ा होगा, in other discretionary consumer discretionary spending, but housing जो एक basic necessity है, इसके लिए तो हमने कुछ फर्क पड़ा देखा नहीं। मिस्त्री जी, अब आपकी HDFC की भी अब थोड़ी सी दुनिया बदलने वाली है, कर्टसी द मर्जर। अब तक आप लोगों का जो फोकस था वो प्राइमरीली हाउसिंग लोन्स पर ही था। ये बताइए, दुनिया कितनी बदलेगी? हाउ मच इज लाइफ गोइंग टू चेंज वंस द मर्जर कम्स इनटू इफेक्ट? आपके काम करने का तरीका, स्पेशली होम लोन्स में जो स्केल देखने को मिली है, उसको मेंटेन करने का तरीका? No, maintain नहीं, वो तो बढ़ना चाहिए. It has to only increase. It cannot be maintained. It has to, momentum has to be much stronger. इसका कारण क्या है कि बैंक के इतने सारे कस्टमर्स है. बैंक has 7 crore plus customers. उनमें से सिर्फ 2% of the customers have taken housing loans from HDFC. सिर्फ 2%. तो आप देखो कि इतने सारे कस्टमर्स है, इतने सारे लोग हैं, और सिर्फ 2% have taken loans from HDFC. तो कितना आप क्रॉस सेल कर सकते हैं to that customer base? There are customers of the bank who've taken housing loans from other entities. तो मेरे हिसाब से over a period of time, the demand can only appreciate, the demand can only increase as the entire network of the thousands of branches of the bank is put to use in sourcing housing loans. So from a retail investor's perspective, अगर मैं आपसे पूछूं, अगले 18 साल, because we are celebrating 18 years of CNBC आवाज, अगले 18 साल फिर इस merged entity के लिए क्या प्राथमिकता होगी, कस्टमर के लिहाज से और शेयरधारक के लिहाज से? तो जैसे बैलेंस शीट साइज आपकी बढ़ती है, योर एबिलिटी टू लेंड मोर एंड मोर कीप्स इंक्रीजिंग. तो नॉट जस्ट हाउसिंग का तो ग्रोथ होने वाला ही है, बिकॉज वी आर इन अ वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट. पर आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट, इफ यू सी, whether you look at credit cards, whether you look at car loans, whether you look at consumer loans, जो भी आप पैरामीटर देख, whichever parameter you look at, India में penetration levels बहुत ही कम. And the reason the penetration levels are so low is because we are a young country by global standards. So as people age, as people start growing older and older, they will need more and more of financial service products. And the combined HDFC Bank entity will have so much more of capital that it can utilize, so much more of a distribution platform that they can utilize to spur growth in every segment of the market. So economically, अच्छा है, because you have a large balance sheet. You will have a balance sheet of a bank which would fit into, global standards, and you will be able to expand the knowledge, housing knowledge, which rests within HDFC with the massive distribution platform that the bank offers. मुझे याद है राकेश झुंझुनवाला कभी कभी बोलते थे, he'd rather buy a house than bet on a real estate company. But if you were to give an advice to a young investor इस समय, केकी जी, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर दाव लगाएं एक निवेशक के तौर पर, या फिर घर खरीदे? क्या सुनहरा मौका कहां पर है? देखिए, घर खरीदना इज समथिंग विच इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर. अगर आपको घर की जरूरत है तो आपको जरूर घर खरीदना ही चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म अ हाउस प्राइस विल ओनली गो अप ओवर टाइम.
and how a house will give you the stability that you require. कि आपका retirement time जब भी हो गया, whenever your retirement time comes, we know so many people in Mumbai who bought a house 15, 20, 25, 30 years ago, then they retired, and at the time of retirement, they sell their apartment in a big city and move to a slightly smaller town or a smaller city where with the same amount of money, they can buy a house at maybe 30% of the money they get on selling the property and use 70% as an investment to help them through the old age. So housing creates financial stability. It creates independence for people in older age. So I would always say, अगर आपको घर की जरूरत है तो आपको बिल्कुल 100% कर लेना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्ट्री साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एज वी लुक फॉरवर्ड टू द मर्ज्ड एंटिटी. और इस खास दिन CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद. And all the very best, as I said, to all of you and your viewers for the new year.